हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। तो आज हम बात करेंगे फॉलिकुलर स्टडी के बारे में। फॉलिकुलर स्टडी क्या होती है, कैसे की जाती है और क्यों की जाती है। इनफर्टिलिटी से जूझते हुए कपल जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स में विजिट करते हैं वो फॉलिकुलर स्टडी इस टर्मिनोलॉजी से काफ़ी फैमिलियर हैं, क्योंकि कई बार उन्हें इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि फॉलिकुलर स्टडी क्या होती है। सबसे पहले फॉलिकुलर स्टडी को समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि फॉलिकल क्या है। तो फॉलिकल क्या होता है, ये अंडेदानी यानी कि ओवरी में दिखने वाले कुछ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि समझ लीजिए कि पानी से भरे हुए छोटे छोटे बलून्स की तरह, या सिंपल लैंग्वेज में छोटी छोटी पानी से भरी हुई हम इन्हें गांठ जैसी कह सकते हैं। तो ये होते हैं फॉलिकल। अब फॉलिकल जो होता है हमें ये पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो ओवम यानी कि जो एग होता है और फॉलिकल होता है उसमें डिफरेंस होता है। तो जो फॉलिकल होता है वो जैसे जैसे ग्रो करता है, डोमिनेंस लेता है, उसी के अंदर जो ओवम या एग ग्रो करता है और वो ही आगे जाके ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फॉलिकुलर स्टडी क्या होती है ये हमने देखने के लिए, उससे पहले हम ये बात करेंगे कि हमें ये क्यों ज़रूरी होती है फॉलिकुलर स्टडी करना। देखिए क्या होता है कि कई महिलाओं में नॉर्मल ओव्यूलेशन होता है, समय पर ओव्यूलेशन होता है, परंतु कभी कभी कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जहाँ पर ओव्यूलेशन का इशू होता है, जिन्हें एनओवुलेटरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो कभी भी जब फर्टिलिटी ट्रीटमेंट किया जाता है तो ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, उसके साथ साथ कुछ और पैरामीटर्स भी होते हैं जो हम आगे बात करेंगे। ये जानना एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ महिलाओं में ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर ये डायग्नोस होता है तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करते हैं। और कभी कभी कुछ महिलाओं में फॉलिकल तो ग्रो करता है परंतु वो ओव्यूलेशन तक नहीं पहुंच पाता। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के लिए, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को करने के लिए इसको जानना और इसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं कि फॉलिकुलर स्टडी कैसे की जाती है। तो देखिए, फॉलिकुलर स्टडी की शुरुआत की जाती है साइकिल के सेकेंड डे से, यानी कि पीरियड्स के सेकेंड डे से की जाती है। जो सबसे पहला स्कैन होता है उसे बोलते हैं बेसलाइन स्कैन। तो यहाँ पर जो हम बेसिक फॉलिकल्स देखते हैं उन्हें बोलते हैं एंट्रल फॉलिकल काउंट, यानी कि एक फीमेल की ओवरी में कितने फॉलिकल्स उस समय मौजूद हैं। ये जो एंट्रल फॉलिकल काउंट होता है ये बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है ओवेरियन रिजर्व को, यानी कि एक फीमेल में अंडे बनाने की क्षमता क्या है। ये हर मरीज में अलग अलग होती है। कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ महिलाओं में ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है, जिसकी वजह से उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, और ये नॉर्मल है कि नहीं, ये नॉर्मल से ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हम बेसलाइन स्कैन में असेस करते हैं। तो ये तो होता है फर्स्ट स्टेप, यानी कि बेसलाइन स्कैन का। हालांकि बेसलाइन स्कैन में सिर्फ फॉलिकल नहीं देखा जाता, और भी चीज़ों को असेस किया जाता है, जैसे कि ओवरी में हमने जैसे कि देखा कि फॉलिकल्स का, बेसल फॉलिकल्स का नंबर क्या है, उसके अलावा कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई गांठ तो मौजूद नहीं है। साथ ही साथ बच्चेदानी को असेस किया जाता है कि उसमें कोई पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, या फिर कोई और परेशानी तो नहीं है। तो ये बेसलाइन स्कैन करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप फॉलिकुलर स्टडी का आता है वो आता है करीब करीब जब हमारा फॉलिकल का साइज़ 10 से 12 मिलीमीटर या 14 मिलीमीटर के आसपास हो जाता है। यानी कि नेक्स्ट जो आपके डॉक्टर आपको फॉलिकुलर स्टडी के लिए बुलाते हैं वो पीरियड के 10वें या 9वें दिन के आसपास आपको बुलाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैं फॉलिकुलर स्टडी की बात कर रही हूँ इसे भी हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है नेचुरल साइकिल में, यानी कि कोई महिला बिल्कुल नेचुरली उसकी साइकिल है, कोई मेडिसिन नहीं दी गई हैं और हम उस नेचुरल साइकिल में फॉलिकुलर स्टडी कर रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति में फीमेल को जब हम 9th या 10th डे पे बुलाते हैं तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नॉर्मल फॉलिकल का साइज़ है वो करीब करीब 10 मिलीमीटर, कभी कभी 11-12 मिलीमीटर के आसपास हमें मिलता है पीरियड के 9th डे के आसपास। और ये साइज़ थोड़ा वेरी भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स प्रोफाइल। इस समय डॉक्टर क्या देखते हैं कि जो फॉलिकल है वो प्रॉपरली ग्रो हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके साथ साथ बाकी पैरामीटर्स भी असेस किए जाते हैं, यानी कि जो एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की परत होती है, वो प्रॉपरली ग्रो हो रही है कि नहीं, उसकी थिकनेस कितनी है, उसका पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अगर हम बात करें उन महिलाओं की जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब उनमें फॉलिकुलर स्टडी की बात आती है तो जैसा मैंने बताया आपको कि जब हमने फर्स्ट बेसलाइन स्कैन किया, उस स्कैन को करने के बाद डॉक्टर कुछ ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन देते हैं जो ज़्यादातर टैबलेट के फॉर्म में होती हैं और कभी कभी इंजेक्शंस के फॉर्म में होती हैं। ये जो टैबलेट्स होती हैं ये 5 से 7 दिन की दी जाती हैं।
ये टैबलेट देने के बाद डॉक्टर जब 9th या 10th डे पेशेंट को बुलाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया असेस किया जाता है कि उनका जो फॉलिकल है वो कैसे ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो हुआ है, और साथ ही साथ जो फॉलिकल के रिस्पॉन्स में जो एंडोमेट्रियम ग्रो होती है, यूट्रस की लेयर ग्रो होती है, वो कैसी फॉर्म हुई है, ताकि अगर इसमें से कोई भी कमी होती है, यानी कि अगर फॉलिकल प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हुआ है, तो कभी कभी आगे मेडिसिन को कंटिन्यू किया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे सेकेंड स्कैन की। अब जो नेक्स्ट सोनोग्राफी की जाती है वो अराउंड फॉलिकल के साइज के अकॉर्डिंग अराउंड 12th डे, 13th डे और कभी कभी 9th डे के स्कैन के बाद ऑल्टरनेट डेज या 2 दिन छोड़ के भी इस तरह से सोनोग्राफी की जाती है डिपेंडिंग ऑन दी फॉलिकल की ग्रोथ। यहाँ पर हमें एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी फॉलिकल्स, जो हमने बेसलाइन फॉलिकल्स की बात की है, वो सारे फॉलिकल्स ग्रो नहीं करते हैं एक साथ। उनमें से एक फॉलिकल, अगर हम नेचुरल साइकिल की बात करें, तो वो आगे ग्रो करता है, जिसे डोमिनेंट फॉलिकल कहा जाता है, और यही वो फॉलिकल होता है जिसमें आगे जाकर ओवम यानी कि एग बनता है। मैं आपको ये बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हम सोनोग्राफी करते हैं तब हम वहाँ पर एग या ओवम को नहीं देख सकते, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हालांकि जब एक फॉलिकल एक प्रॉपर साइज अचीव कर लेता है तब हम ये अज्यूम करते हैं कि हाँ, एक मैच्योर एग अब इसके अंदर डेवलप हो गया है। तो यही हमारी फॉलिकुलर स्टडी का उद्देश्य होता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें हमें बारीकियों से स्टडी करना है। तो जब हमने 9th या 10th डे पेशेंट को बुलाया और हमने ये देखा कि पेशेंट का जो फॉलिकल है अब वो डोमिनेंस लेना शुरू हो गया है, यानी कि डोमिनेंट फॉलिकल बन चुका है। एक बार जब डोमिनेंट फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाता है तब जो फॉलिकल की ग्रोथ होती है वो लगभग 1.5 से 2 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से वो ग्रो करता है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यूट्रस की लेयर को भी असेस करना, और इस समय के बाद जब एक अच्छी लेयर डेवलप होना शुरू हो जाती है तब वो थिकनेस में भी बढ़ती है और उसका जो पैटर्न होता है, जिसे हम ट्रिपल लेयर पैटर्न कहते हैं, वो भी अचीव हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सोनोग्राफी में, वो होता है कलर डॉपलर का रोल। यानी कि जब हम फॉलिकल को असेस करते हैं तो उसकी ब्लड सप्लाई को भी, जिसे हम पेरीफॉलिकुलर ब्लड फ्लो कहते हैं, वो भी साथ में असेस करते हैं। साथ ही साथ हम एंडोमेट्रियम यानी कि जो यूट्रस की लेयर है उसकी ब्लड सप्लाई को भी असेस करते हैं, क्योंकि एक अच्छी ब्लड सप्लाई का भी होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फॉलिकल और एंडोमेट्रियम का ग्रो होना। तो ये तो बात हो गई हमारे सेकेंड सोनोग्राफी की। अब जो हमारी थर्ड सोनोग्राफी, जैसे कि मैंने बताया कि 9th या 10th डे के बाद कभी कभी एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर 2 दिन छोड़ के, डिपेंडिंग ऑन द फॉलिकुलर साइज, आपके डॉक्टर आपको बुलाते हैं और फर्दर उसकी ग्रोथ को असेस करते हैं। अब जो हमारा फाइनल सोनोग्राफी होता है, जब हमारी फॉलिकल की साइज़ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 18 से 21-22 मिलीमीटर के बीच में जब ये अचीव हो जाता है, साथ ही साथ एक अच्छा पेरीफॉलिकुलर ब्लड फ्लो डेवलप हो गया है, साथ ही साथ जो यूट्रस की लाइनिंग है आइडियली मोर देन 7 मिलीमीटर लाइनिंग है, एक अच्छा उसका ट्रिपल लेयर पैटर्न है और एक अच्छी ब्लड सप्लाई के साथ है, तो यहाँ पर आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है। ये ट्रिगर इंजेक्शन क्या करता है, ये आपके फॉलिकल के अंदर जो एग होता है उसको मैच्योर करता है और उसके ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। तो इस सोनोग्राफी का जो उद्देश्य होता है वो यह भी होता है कि आपको ये बताया जा सके कि आपका ओव्यूलेशन का एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, ताकि अगर आप उस समय कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। कभी कभी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट के तौर पे IUI का भी ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस ट्रिगर इंजेक्शन के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है ओव्यूलेशन का, उसके आसपास आपकी IUI की प्रोसेस की जाती है ताकि आपकी सक्सेस रेट को बढ़ाया जा सकता है। फॉलिकुलर स्टडी हमारी यहीं पर एंड नहीं हो जाती है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप होता है जो ये कंफर्म करने का होता है कि ओव्यूलेशन अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ महिलाओं में फॉलिकुलर ग्रोथ तो हो जाता है, फॉलिकल ग्रोथ तो होती है, परंतु उनमें ओव्यूलेशन नहीं होता, यानी कि जो एग है वो ओवरी से रिलीज नहीं होता है। तो इस वजह से भी उनमें कई बार फर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं। तो नेक्स्ट जो सोनोग्राफी होता है उसमें हमें ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है कि ओव्यूलेशन इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ओव्यूलेशन को कैसे असेस करते हैं, तो इसके कुछ साइंस होते हैं सोनोग्राफी पे, जिसमें सबसे पहला होता है कि जो हमें साइज ऑफ फॉलिकल दिखा था वो अब या तो पूरी तरह से श्रिंक हो गया है या फिर बहुत छोटा हो गया है फॉलिकल, जिससे हम बोलते हैं कि कोलैप्स हो गया है फॉलिकल। साथ ही साथ हमें फ्री फ्लूइड दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं, कई बार आपने रिपोर्ट्स में देखा होगा कि फ्री फ्लूइड इन POD, ये एक दूसरा साइन होता है ओव्यूलेशन का।
तीसरा, जो लोग फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं वो जानते हैं कि सोनोग्राफी के समय जो एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस की लेयर होती है, उसमें भी ओवुलेशन के बाद चेंजेस दिखाई देते हैं। तो यहाँ जब हमने ओवुलेशन कंफर्म कर लिया, तब हम जाके इस साइकिल को, अपनी फॉलिकुलर स्टडी को कंप्लीट करते हैं। और कभी कभी ओवुलेशन के बाद जो फॉलिकल होता है वो कुछ समय के बाद एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो आगे प्रेगनेंसी अगर होती है तो उसे सपोर्ट करने में हेल्प करती है। तो ये तो बात हो गई फॉलिकुलर स्टडी कैसे की जाती है। अब फॉलिकुलर स्टडी का नॉर्मल रूट क्या होता है? देखिए, जो सोनोग्राफी होती है वो दो तरह से की जा सकती है। ट्रांस एब्डोमिनल, जिसे TAS भी बोलते हैं, यानी कि ऊपर से सोनोग्राफी की जाती है, पेट के माध्यम से की जाती है। और दूसरा होता है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जिसे TVS बोलते हैं। दोनों ही तरह से फॉलिकुलर स्टडी की जा सकती है, परंतु जो TVS होता है उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो कई फाइन इन्फॉर्मेशन होती है, जैसा मैंने आपको बताया, हमें सिर्फ फॉलिकल का साइज असेस नहीं करना, हमें और सारी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देना है। तो उसके लिए TVS एक बेटर ऑप्शन होता है, और ज़्यादातर क्लिनिक्स में ज़्यादातर डॉक्टर्स आजकल TVS से ही फॉलिकुलर स्टडी करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि फॉलिकुलर स्टडी कैसे की जाती है, और जैसा मैंने आपको बताया क्यों की जाती है, क्योंकि दो उद्देश्य हमारे उससे पूरे हो रहे हैं। एक तो हमें ये देखना है कि ओवुलेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, एक प्रॉपर एग डेवलप हो रहा है कि नहीं। कभी कभी इन सब के दौरान कुछ बारीक बारीक जो परेशानियां हैं, जो फाइन डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो हमें आइडेंटिफाई हो जाती है। जैसे कुछ लोगों में फॉलिकल ग्रो तो होता है, परंतु जो एंडोमेट्रियम है वो इतनी एडिक्वेट ग्रो नहीं हो पाती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि हो सकता है इस फीमेल में कोई एंडोमेट्रियल फैक्टर भी हो, जो उनकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि फॉलिकुलर स्टडी को एक प्रॉपरली करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी हमारी क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और वो ये बोलते हैं कि डॉक्टर आप कितनी बार सोनोग्राफी करते हैं। तो उसका, हर सोनोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंस होता है, और वो इम्पॉर्टेंस यही होता है कि डॉक्टर आपको पूरा सही तरह से गाइड कर सकें, और जो आगे का स्टेप होता है, आपको किस समय ट्राई करना है प्रेगनेंसी के लिए, आपका किस समय ट्रीटमेंट किया जा सके, वो हमें फॉलिकुलर स्टडी पे काफ़ी कुछ हमारा निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको फॉलिकुलर स्टडी के बारे में जो आज इन्फॉर्मेशन दी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको कई सारी जो आपकी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हुई होंगी। इससे रिलेटेड और कुछ आपको जानना हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।